नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम टू बीएससी। आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी की प्लानिंग करके स्टडी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे लाल गोपाल, मेरे शेर शेरनियों एवं मेरे टॉपर्स, आप सभी को पता है कि हम सभी लोग पहले से ही मैथ की क्लास को रेगुलरली पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं वन शॉट में सभी चैप्टर्स को लेकर आने वाला हूं मैं। आज हम लोग एक ही शॉट में एक ही क्लास में चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं या जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, वो टॉपिक्स मेरे बैक में लिखे हुए हैं और इन टॉपिक्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या आप चाहे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो, आपको चिंता करने की बात नहीं है। जो मैं समझाऊंगा आपको समझना है, जो मैं लिखवाऊंगा हिंदी में आपको लिख लेना है। बाकी इंग्लिश फॉर्मेट और हिंदी फॉर्मेट, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका क्या कैसे प्लानिंग है मेरे द्वारा, ये सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। तो इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आपको जरूर देखना चाहिए और आज एक ही क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपको भी प्यास लग रही है तो पानी पी आइए, क्लास को यहीं पे बंद करके। आपके पास अगर नोटबुक नहीं है, नोटबुक रख लो अपने पास भाई साहब, पेन रख लो, कम से कम 2 कलर की, एक नीली और एक काली, बस इतना इनफ है। इतना इसलिए इनफ है कि इन्हीं 2 पेन का उपयोग करके आपको एग्जाम में लिख कर आना है। तो मेरे प्यारे, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग तैयार होंगे आज की इस क्लास को लेकर, और मैं जहां पर सोच पा रहा हूं कि आप सभी लोग बहुत ही उत्साहित होंगे आज की इस क्लास को लेने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस क्लास भी इसी टॉपिक्स पे आ चुकी है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उसमें कम से कम 11 मिनट के आसपास के बाद आवाज की प्रॉब्लम हो गई, जो कि इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे, इस क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे उसको रिकवर करने की, अच्छे से समझने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को एक बहुत ही बेहतरीन लाइन के साथ कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। सुनिएगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश करो। अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की वार से, अक्सर शीशे टूट जाते हैं पत्थर की वार से। ऐसा शीशा तैयार करो कि पत्थर भी टूट जाए उसकी वार से। मेरे प्यारे लाल गोपाल, मेरे प्यारे टॉपर्स, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन उत्साहित मनोबल के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है मेरे साथियों, ये टॉपिक्स जो आपका है वो क्या है, चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग साथियों, जो कि साइंस से पहला सेक्शन केमिस्ट्री शुरू होता है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। साथियों क्लास 10th का ये साइंस है, टॉपिक्स हम लोग जो कवर करने वाले एक बार देख लेते हैं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन, रडाक्स अभिक्रिया, संक्षारण, विकृत गंधता। इन सभी को इतनी आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा कि आपने सोचा नहीं होगा, कहते नहीं सोचा नहीं होगा, ऐसा समझा दूंगा। बस आप लोग एकदम फ्रेश माइंड से बैठ जाओ, तन मन धन के साथ यहीं बैठ जाओ मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरे गोपाल, मेरे टॉपर्स। केवल मन यहीं पे लगाओ। एक बार जैसे तुम पत्थर को पूछकर भगवान शंकर बना दिया, जैसे तुमने भगवान शंकर इस पत्थर में देख लेते हो, पत्थर को भगवान शंकर मान लेते हो, पत्थर पे इतना विश्वास कर लेते हो। एक बार मुझ जीवित प्राणी पे विश्वास करके देखो, अगर तुम्हारी जिंदगी को मैंने नहीं बदल दिया तो फिर पढ़ाना छोड़ दूंगा। मेरे प्यारे, एक बार विश्वास करो, एक बार तुम विश्वास कर लो ना, तुम्हारी जिंदगी ने बदल दी, तुम्हारे सोचने का तरीका नहीं बदल दिया, तुम्हारे पढ़ने का तरीका नहीं बदल दिया, तो फिर मुझे बताना। तो चलिए अटेंशन, आइए हम लोग शुरू करते हैं। अपनी कॉपी में सभी लोग हेडिंग डालेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस।
फिजिकल चेंजेस। तब तक मैं थोड़ा पढ़ाने के मूड में आ जाता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए साथियों चाहिए का थोड़ा ये मोड़ लेते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आ जाता है जब ये मोड़ के पढ़ाते हैं। थोड़ा एक्टिव मूड हमें लगता है पढ़ाने के साथ साथ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार हो गए होंगे, कॉपी ले लिए होंगे, नोटबुक ले लिए होंगे। उसी को कॉपी तो बोलते हैं ना भैया, कमेंट करके बताओ कि दूसरा तो नहीं बोलते हैं। और पेन भी आपके पास होगी ही होगी, और नहीं है तो ले आओ, पड़ोसी से चुरा लाओ। और पानी पीने का मन हो तो पानी पियाओ, लेकिन बीच में जाना मत। क्लास लगेगी मस्त जब नहीं होगी तन मन में प्यास। केवल प्यास होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर। तो क्यों ना लाओ शुरू कर दें आज की क्लास। आप यही सोच रहे हैं कि भैया बहुत देर से कह रहे हैं क्लास शुरू होगी, क्लास शुरू होगी, कब क्लास शुरू होगी? तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, भौतिक परिवर्तन मेरे लाल, मेरे गोपाल, मेरे टॉपर्स। भौतिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। और मैं बोलने जा रहा हूं, और लिखिए अपनी स्पीड बढ़ा के लिखिए। परिवर्तन के उपरांत, परिवर्तन के उपरांत, परिवर्तन के उपरांत प्राप्त पदार्थ की प्रकृति में, प्राप्त पदार्थ की प्रकृति में यदि कोई परिवर्तन न हो, यदि कोई परिवर्तन न हो, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं, तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया। देख, प्रकृति का मतलब नेचर, गुण धर्म बोल सकते हो, क्वालिटी बोल सकते हो। कहते हैं व्यवहार, अरे भैया के व्यवहार पर डर गया। अरे भाई, अगर व्यवहार नहीं बदला तो कौन सा परिवर्तन? फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं आपके कि जैसे कि थोड़ा सक्सेस होने से पहले जिस प्रकार का व्यवहार था, सक्सेस होने के बाद भी आपके संग वैसे ही व्यवहार कर रहे हैं, तो उनका क्या नहीं बदला? उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कौन सा परिवर्तन है? फिजिकल चेंजेस है, फिजिकल चेंजेस है मेरे भाई, मेरे टॉपर्स, फिजिकल चेंजेस है। ये तो बहुत आसान है, अभी आसान से आसान और मिलेंगे। अगली हेडिंग डालिए, रासायनिक परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल चेंजेस। अभी आपको घबराना नहीं है, समझना है केवल। केमिकल चेंजेस डालिए, केमिकल चेंजेस। लिखिए अभिक्रिया के उपरांत, लिखिए अभिक्रिया के उपरांत ऐसा परिवर्तन, लिखिए अभिक्रिया के उपरांत ऐसा परिवर्तन जब, लिखिएगा अभिक्रिया के उपरांत या अभिक्रिया के उपरांत ऐसा परिवर्तन जब उत्पाद के कण, उत्पाद के कण की प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है, उत्पाद के प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना। मैंने 3 बार रिपीट किया है दोस्तों। तो अभी आपने देखा कि अगर अभिक्रिया के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं है, किसमें? नेचर में, तो भौतिक परिवर्तन। नेचर में कोई परिवर्तन आ गया तो भौतिक नहीं, वो रासायनिक परिवर्तन है। मेरे लाल, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए अगली हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण। अगली हेडिंग डालिए, रासायनिक समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। लिखिएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया का, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण ही, संक्षिप्त विवरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप या विवरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं साथियों आपको। मान लेते हैं कि आपके दोस्त, आपके जितने भी व्यवहारी थे,
जितने कुछ और भी साथी थे वो सब कहाँ जाते हैं, एक थिएटर में जाते हैं, कोई मूवी देखने के लिए जाते हैं, किसी मेले में जाते हैं। उन्होंने कुछ लंबा समय लगाया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मान लेते हैं, टहलने घूमने में लगाया। फिर जब वो आपसे मिलते हैं और आप पूछते हैं कि दोस्त कहाँ रहे थे आप, तो पूरी कहानी लगभग 10 मिनट में बता देते हैं मान लेते हैं, और कम समय में बता देते हैं। तो क्या 10 ही मिनट लगा था घूमने में? नहीं भैया, कम समय लगा नहीं, ज़्यादा समय लगा। फिर भी कम समय क्या होता है, संक्षिप्त विवरण करा दिया, परिचय करा दिया। उसी तो यही समझना है भाई। कैसे, एक एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक रिएक्शन के दौरान 2Mg + O2 रिएक्ट करके बनेगा 2MgO। 2MgO यहाँ कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, तो एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने कैसे रिएक्शन किया कि जो 2Mg है और O2 से रिएक्ट करके क्या बन गया 2MgO। देखिए ऑलरेडी ये दोनों बैलेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर 2Mg था, यहाँ पर भी 2Mg है, यहाँ 2O2 था, यहाँ पर भी 2O2 है। देखिए साथियों, इस चीज को समझने के साथ साथ एक चीज और समझ लीजिए, बहुत ही बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि जो चीज साथियों अभिक्रिया होने से पहले हमारे पास होता है उसे बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं अभिकारक। और जो अभिक्रिया के उपरांत या अभिक्रिया के बाद हमें जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं साथियों उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो एक बार ध्यान दीजिए, अभिक्रिया से पहले जो हमारे पास था उसे कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। और जो अभिक्रिया के बाद हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद, और बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्ट। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपके घर पे रोटी तो बनती होगी साथियों, रोटी बनने से पहले क्या, जिस प्रकार से हम रोटी खाते हैं सब्जी के संग, दाल के संग, क्या वैसे हमारे टीन में, एक डिब्बे में, एक बोरी में रखा था? नहीं, हमारे पास पहले आटा था, आटे के साथ हमारे पास अलग पानी था, आटे को चाला गया, चलने के बाद उसको गोला बनाया गया, पानी डाला गया, उसे भिगोया गया, गूंथा गया, फिर उसको सेका गया, तब मिली रोटी। तो जो रोटी मिली वो क्या है? प्रोडक्ट है। और जो रोटी बनने से पहले हमारे पास था वो क्या था? अभिकारक। तो अभिक्रिया होने से पहले जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और साथियों अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं उत्पाद। कहेंगे सर जी इसे क्यों समझा रहे हैं? तो इसका उपयोग हम लोग आगे कई सारे अभिक्रियाओं में करने वाले हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना चाहिए। तो मैं अभी तक आपको पढ़ा चुका हूँ साथियों, टिक कर देता हूँ जो जो पढ़ाया हूँ आपको। एक तो भौतिक परिवर्तन रिवीजन में करवाऊंगा 5-5 हेडिंग के बाद। एक रासायनिक परिवर्तन, एक हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण, एक हमने पढ़ा संतुलित रासायनिक समीकरण। अब हमें पढ़ना है, तो हेडिंग डाल लीजिए संतुलित रासायनिक समीकरण। हेडिंग डालिए संतुलित रासायनिक समीकरण, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस रिएक्शन इक्वेशन। चलिए लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण, देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण, देखिए ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों पक्षों में, के दोनों पक्षों में सम्मिलित होने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या, पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमने क्या बोला? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद दोनों पक्षों में सम्मिलित होने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब कि बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको मैं इसी उदाहरण के साथ समझा देना चाहता हूँ। आपके पीडीएफ को
जो आपको मिलेगी पीडीएफ जो आपको मिलेगा साथियों, उसमें कई सारे ढेरों एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन एग्जाम्पल जो मैं समझा रहा हूँ सब में वही काम करेगा, सब में वही काम करेगा। मैं इसी को 2-3 जगह उपयोग करूंगा, इसलिए समझाना एक समझ में आएगा तो ऐसे समझ में आ जाएंगे। देखिए हमने क्या बताया कि संतुलित किसे कहेंगे, जिसे बराबर, जब आपके घर पे कोई तराजू होगा, बराबर कब होता है, जब मान लो दोनों पलड़े बराबर हो, तो एक पलड़ा आपका अभिकारक है और एक पलड़ा आपका उत्पाद है साथियों। अभिकारक मतलब बांट समझ लो, उत्पाद का मतलब जो आपके घर पे कुछ गल्ला रखा होगा, जो हो। तो जो साथियों अभिकारक उत्पाद कब बराबर होंगे, जब इनके परमाणु की संख्या बराबर होगी। देखिए यहाँ पर 2 Mg था, यहाँ पर O2 मतलब 2 O है, यहाँ पर भी तो 2 Mg है और 2 O है, इसलिए अभिकारक उत्पाद इक्वल है, अभिकारक और उत्पाद इक्वल है। देखिए यहाँ से एक टॉपिक का सवाल आता है, यहाँ से 2-3 नंबर के सवाल आते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो इसको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इसके बारे में डिटेल हम लोग इसी वीडियो में कुछ समय बाद करेंगे। लेकिन अभी तक हमें अभी क्या पढ़ना है, थ्योरिकल चीजों को हल कर लेना है। तो मेरे प्यारे अभी तक हम लोगों ने 4 टॉपिक्स को कवर किया है, ये 5वीं टॉपिक भी कवर करेंगे। देन उसके बाद हम लोग रिकवरी मतलब कुछ रिकॉल करेंगे, कुछ रिवीजन करने वाले हैं। तो देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में, लिखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का विनाश होता है। लिखिए सॉरी फिर से लिखिएगा, किसी, फिर से मैच के लिए जो मैं बोलने जा रहा हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। फिर से मैं सुनिएगा मेरी बातों को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, बल्कि ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, बल्कि ये एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में लिखिए, उदाहरण में लिखिए, जब कोयले को जलाया जाता है, लिखिए जब कोयले को जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब समझिए यहां पर कैसे समझेंगे, तो जितना कार्बन होगा साथियों उसी के रेशियो में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इस बात को याद रखिएगा। तो एक चीज और समझ सकते हो, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है घर पे कर सकते हैं। मान लो 1 किलो हम आटा लेते हैं और जितना पानी लग जाए उसको गूंदने में उतना हम पानी लेकर गूंदते हैं, क्या आपको लगता है द्रव्यमान बढ़ेगा? चलो वजन बढ़ गया। लेकिन जब रोटी बनाए, रोटी को भी वजन करें, जितना आटा था उतना ही रोटी निकलेगी। इस बात को आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि साथियों द्रव्यमान को न निर्माण किया जा सकता है न विनाश किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है और विश्वास है तो मेरी बातों पर विश्वास जरूर रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने 5 टॉपिक को कवर किया है। भौतिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ के गुणधर्म में परिवर्तन होता है। रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की मात्रा या अभिकारकता उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। फिर हमें क्या पढ़ा? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि न द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और न ही उसे निर्माण किया जा सकता है, बल्कि उसे एक दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता
वो हम लोग करते हैं डेली लाइफ में। आप लोग देखते होंगे कच्चे चावल से पका चावल, दाल से दाल खाने वाली, आटे से रोटी बन जाती है। तो क्या ये कभी खत्म हुआ जी? नहीं, रूप बदलता है, रूप बदलता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने 5 हेडिंग को कवर कर लिया है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। तो एक सब हेडिंग लगाइए, नंबर मत डालिएगा, विदाउट नंबर की एक हेडिंग लगाइए आप लोग, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी, अभिक्रियाओं के प्रकार या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डाल के लिखिए संयोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो लिखिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके, देखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए कोयले का जलना, जैसे कोयले का जलना, एक कोयला कब जलेगा साथियों? कोयले में होता है कार्बन, कार्बन कब जलेगा? जब होगा उसके पास O2 मतलब नमी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई चीज जलेगा। तो ये जब रिएक्ट करेगा साथियों तो ये बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उदाहरण में लिख लीजिए कोयले का जलना और रिएक्शन डाल लीजिए C+O2 CO2। C क्या है? सॉलिड है, ठोस है। O क्या है? A क्या है? गैस है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने लिखा संयोजन अभिक्रिया। अब लिखिए साथियों वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, हेड डालिए वियोजन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, जब एक ही अभिकारक कई अलग अलग, जब एक ही अभिकारक कई अलग अलग उत्पाद में टूटता है, उत्पाद में टूटता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपने क्या लिखा? जब एक ही अभिकारक टूट करके कई अलग अलग उत्पाद प्रदान करते हैं या निर्माण करते हैं तो उसे मेरे प्यारे लाल, मेरे प्यारे टॉपर्स, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कैसे? एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास देखी होगी मेरी, तो देखा होगा मैंने उदाहरण दिया था 2FeSO4 से अपना क्या बनने वाला है? से अपना साथियों बनता है Fe2O3, फिर बनता है साथियों मेरे लाल SO2 बनता है, फिर मेरे लाल बन जाता है SO3, SO3 क्या बना? Fe2O3 बना, SO2 बना और SO3 बना। ये क्या है मेरे लाल? तो ये मेरे लाल ये है फेरस सल्फेट। क्या है? फेरस सल्फेट को जब गर्म किया जाता है, याद रखिए, पहले समझ लीजिए, जब फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, यह अभिकारक अकेला है, जब एक ही अभिकारक को गर्म किया जाए या कोई एक ही अभिकारक टूट करके अलग अलग उत्पाद प्रदान करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? समझिए,
जब साथियों फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है मेरे लाल, ये परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वियोजन अपक्रिया भी समझ में आई होगी। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगली हेडिंग डालिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपनी हेडिंग डाली होगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। इसको समझिए है क्या, बहुत आसान है, बहुत एकदम आसान है। इसको मैं रफ कर देता हूं आप सभी के। अब देखिए पहले देखिए, अगर शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे मेरे प्यारे टॉपर्स तो शब्दों के अर्थ में ही पूरी डिफिनेशन छिपी होती है। देखिए जो भी है मैं आपको समझाता हूँ, पहले डीपली नॉलेज लीजिए। अगर आप शब्दों के अर्थ को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए सभी चीजें आसान हो जाती हैं। चलिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा मतलब क्या हुआ, ऊर्जा, हीट, छेपी का मतलब फेंक देना, फेंकना। तो जहां से ऊष्मा फेंकी जाएगी और फेंकी कब जाएगी, फ्री होगी, मुक्त होगी। तो जिस अपक्रिया में ऊष्मा मुक्त होगी उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। ट्रिक समझ में याद आ कर लो कि जब साथियों किसी अपक्रिया में ऊष्माक्षेपी होगी, ऊष्मा मुक्त होगी तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। कैसे लिखेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, देखिए जिस अपक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, अर्थात तापमान बढ़ता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण में प्राकृतिक गैस का दहन। अब देखिए साथियों इसमें हम लोग रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो प्राकृतिक गैस में सबसे जो प्रचुर गैस आपको पता होनी चाहिए वो मेथेन है। क्या साथियों, मेथेन है। जब साथियों मेथेन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के संग तो साथियों क्या बनता है, दहन मतलब इसे जलाया जाएगा। जब इस गैस को जलाया जाता तो बनता पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद क्या बनेगा, जल वाष्प, मतलब थोड़ा सा जल बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा मेरे लाल। 2H2 कहां से आ गया, तो 4H था, 4H को हम लिख सकते हैं 2H2, 2 दूनी 4 और बन गया प्लस में ऊष्मा। क्या बन गई, ऊष्मा। अब मेरे लाल एक बात को समझने की कोशिश कीजिए। सवाल उठ सकता है आपके मन में कि साथियों मेरे प्यारे, मेरे गुरुजी, मेरे टॉपर्स, मेरे साथियों मीथेन गैस पाया कहाँ जाता है। तो क्या आप सभी लोग जानते हैं मीथेन गैस कहाँ पाया जाता है? यदि जानते हैं ऑलरेडी तो कमेंट करिएगा यस, नहीं जानते तो मेरे बात को समझ लीजिए, सुन लीजिए। ये जो मीथेन गैस होता है जनरली प्राकृतिक साधन है, ये प्राकृतिक गैस है साथियों। तो देखिए आपके घर में उपोटक जिसे बोलते हैं, कंडा का नाम सुना है, गोबर का नाम सुना है, इन सब में मेथेन गैस पाई जाती है। क्या, मेथेन गैस पाई जाती है। कंडा आपके घर में होगा, कंडे को जब आप जलाते हैं तो धुआं निकलता है। धुएं के साथ अगर आप थोड़ा फील करें तो वहां से साथियों जलवाष्प के रूप में थोड़ी थोड़ी बूंदें निकलेंगी, क्योंकि वो इतनी कम होती है जो कि गर्मी के कारण, हीट के कारण, ऊष्मा के कारण खत्म हो जाती हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको दिखाई देता, धुआं दिखाई देता ना, और ये 2H2O है, ये ऊष्मा। तो साथियों अभी मैंने लिखाया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, ऊष्मा मतलब ऊष्मा, हीट, क्षेपी मतलब फेंकना,
अपक्रिया मतलब अपक्रिया, तो जिस अपक्रिया में ऊष्मा को फेंका गया, ऊष्मा मुक्त हुई, तापमान बढ़ा, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए, यदि आपको ये समझ में आया है तो इसका जुड़वा भाई ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। लेकिन कभी कभी जुड़वा बड़े खराब होते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं, वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा। तो चलिए हेडिंग डालिए, ऊष्मा शोषी अपक्रियाएं, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शोषी अपक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखिए मेरे लाल, लिखिए। देखिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात तापमान घटता है, अर्थात तापमान घटता है, अर्थात तापमान घटता है, तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं, तो उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। एक रिएक्शन लिख लीजिए ऊष्मा शोषी के लिए। रिएक्शन है साथियों N2+O2। जब N2+O2 का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ में हमें ऊष्मा देना होता है, ऊष्मा देना होता है। तो ये बन जाता है 2NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, माइनस में ऊष्मा हमने कर दिया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्लस में ऊष्मा था तो तापमान बढ़ा था, यहाँ पे माइनस में ऊष्मा है तो तापमान घटेगा, तापमान घटेगा, तापमान घटेगा। तो कितनी हेडिंग हो चुकी है? 9 हेडिंग। एक हेडिंग हम लोग और लिखते हैं, फिर हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर हम लोग रिवीजन करते हैं। तो चलिए अगली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, विस्थापन अपक्रिया। अगली हेडिंग डाल लीजिए विस्थापन अपक्रिया, जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी वाले लिख लीजिए विस्थापन अपक्रिया, इंग्लिश वाले लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और लिखना प्रारंभ कीजिए, लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए, जब किसी रासायनिक अपक्रिया में, देखिए जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई पदार्थ किसी पदार्थ को, कोई पदार्थ किसी पदार्थ को उसके जलीय विलयन में से, उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो उसे या इस अपक्रिया को, या इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर से मेरी बात को सुन लीजिए, जब किसी अपक्रिया में या जब किसी रासायनिक अपक्रिया में कोई पदार्थ किसी पदार्थ के जलीय विलयन में से उसको विस्थापित कर देता है, उसको विस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं, तो उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। कैसे? समझिएगा, बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है साथियों। देखिए ध्यान से, जब हम CH4 लेते हैं, CH4 अभी मैंने बता चुका हूँ मीथेन गैस है, जब इसका रिएक्शन हम लोग क्लोरीन गैस के संग करवाते हैं मेरे लाल, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट लिख लीजिए। सनलाइट की हिंदी क्या होगी? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है साथियों CH3
Cl प्लस HCl प्लस HCl बनता है। CH3Cl प्लस HCl बनता है। कैसे बना, मैं एक चीज आपको डिफाइन कर देता हूँ। कार्बन एक ऐसा व्यक्ति है, जान जाओ, कार्बन एक ऐसा व्यक्ति है, बहुत आलसी व्यक्ति है। इसको बैलेंस करने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए पकड़ने के लिए, तो इसने कहा मुझे 4 बैलेंसी वाले दोस्त चाहिए। तो हाइड्रोजन की दोस्ती से हो चुकी थी पहले ही, ये 4 हाइड्रोजन के संग दोस्ती करके मदमस्त जिंदगी जी रहा था। तो इसी की जिंदगी में खलबलाहट को मचाने के लिए, इसकी जिंदगी में साथियों अव्यवस्था करने के लिए क्लोरीन वाला दोस्त आ जाता है इसका। और क्लोरीन दोस्त को देखिए ध्यान दीजिए, सनलाइट को हम लोग लिख सकते हैं HNu से। कैसे लिखते हैं? HNu से, ध्यान दीजिएगा। तो क्लोरीन आया और हाइड्रोजन ने देखा क्लोरीन बड़ी मस्त इंसान है भाई। अब समझ जाओ, जब साथियों मस्त लगता है, पसंद आ जाता है, तो क्या होता है, अपनी दोस्त, पुराने दोस्त को लोग भूल जाते हैं। अगर साथियों कोई नया दोस्त दिख जाए, थोड़ा सा अच्छा हैंडसम हो जाए, तो पुराने दोस्त को लोग भूल जाते हैं। वही इसके साथ हुआ है, वही इसके साथ हुआ है, वही इसके साथ हुआ है। जैसे फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, एक हीरो हीरोइन को बहुत पसंद कर रहा था, अचानक से उसकी जिंदगी में कोई दूसरी हीरोइन आ गई, उसके संग वो मदमस्त हो गया। इसे कहते हैं केमिस्ट्री का अप्रोच। केमिस्ट्री हर लोग पढ़ के रखे हैं। एक आप लोगों ने गाना सुना होगा कि मौसम की तरह तुम भी बदलना जाओगे। साथियों मौसम और सीजन, मौसम और ऋतु में क्या अंतर है, क्या भी आप लोगों ने सोचा? चलिए आज इसमें बता ही दूंगा, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है। लेकिन 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 यहां तो देखो दोस्ती कैसी होगी। तो हाइड्रोजन को क्लोरीन पसंद आ गया, हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन पसंद आ गया, इसको लेकर भाग गया, लेकर भाग गया तो बन गए HCl। क्या बना? HCl। अब बेचारा कहता है तुम्हारे एक दोस्त ने, इस वाले क्लोरीन से कहता है तुम्हारे एक जोड़ी ने मेरे एक हाइड्रोजन को लेकर भाग गया है, एक हाइड्रोजन को लेकर भाग गया है, तो मेरा बैलेंस करने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। तो क्या बन गया मेरे लाल? बन गया CH3Cl, CH3Cl। इसको आगे पीछे लिखेंगे, नो डाउट गलत नहीं होगा। मैं समझ पा रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसका नाम क्या है? ये मेथेन है, क्लोरीन गैस है। जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मेथिल क्लोराइड। CH3Cl का नाम है मेथिल क्लोराइड, और इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, से बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं? HCl। मैं आशा करता हूं आप लोग विस्थापन अपक्रिया को भी आसान तरीके से समझेंगे। बहुत आसान अप्रोच मैंने दिया है। तो एक बार रिवीजन के दौर पे हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए द्रव्यमान संरक्षण आप लोग पहले 5 कर चुके हैं, लास्ट में हम लोग 16 का रिएक्शन, 16 का टॉपिक्स का एक बार रिकवरी करेंगे। तो आइए 5 का पहले रिकवरी कर लेते हैं। पहले जैसे 5 के बाद हमने पढ़ा अपक्रियाओं के प्रकार। अपक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया को मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए जब साथियों कई अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। वियोजन क्रिया, जब एक ही अभिकारक दो छोटे छोटे, दो या दो से अधिक छोटे छोटे सरल उत्पाद में टूट जाता है, या दो से अधिक छोटे छोटे सरल उत्पाद प्राप्त करता है, प्रदान करता है, तो उसे वियोजन क्रिया कहते हैं। उष्मा छेपी, उष्मा मतलब उष्मा, छेपी मतलब फेंकना। जिस क्रिया में साथियों उष्मा मुक्त होती है, उष्मा मुक्त होगी तो तापमान बढ़ेगा, उष्मा मुक्त होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, उसे उष्मा छेपी क्रिया कहते हैं। यहाँ से एक साथियों एक उदाहरण लाइफ स्टाइल वाला दे दूं। देखिए आपके घर में कोई चूना खाता है, या आपने कभी कोई पान की दुकान पे गए हैं, चूना लगाते देखे हैं क्या? चूना जब गलता है तो भैया हाथ डालना दियो, गलती से हाथ डालोगे हथवा जल जाएगा। कभी आप देख लियो जब चूना गलता है तो बुंद 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 आवाज निकलती है, और साथ में जब बाहर छुड़ो तो जलने जैसा लगता है। सोच लो कहीं आग लगाया आपने? नहीं। लेकिन कैसे? क्योंकि वो उष्मा छेपी क्रिया होती है। जब चूने का रिएक्शन पानी के संग कराया जाता है तो उष्मा छेपी होती है, क्योंकि उससे उष्मा मुक्त होती है। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया था। फिर लिखा उष्मा शोषी क्रिया,
उष्मा मतलब उष्मा, शोषी मतलब शोषित होना, शोषित हो गया। समाज में लोग शोषित, गिरे नजर से देखने लगे, गिर गया, गिर गया। क्या गिरा? उष्मा गिरा। तो उष्मा गिरा, तापमान घटा। तो जिस अपक्रिया में तापमान घटता है उसे उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। विस्थापन अपक्रिया, विस्थापन हो जाना। एक यहाँ था और हम दो दोस्त थे, एक आया, झगड़ा कराया, फिर भाग गया उसको लेकर, ऐसे मान सकते हैं। तो इससे क्या था, यहाँ पे क्या था, मीथेन गैस था, क्लोरीन आ गई। क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जिंदगी में तमाम 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 व्यवधान उत्पन्न कर दिया और इसको लेकर भाग गया, HCl बन गया और CH3Cl का निर्माण हो गया। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हमें जो पढ़ना है, इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। ये भी बहुत आसान है, जैसे आसान लगते आए हैं, ये भी आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन अब बस आप लोग अटेंशन बनाए रखो मेरे दोस्त, बहुत ही आसान है। क्लास आपको लंबी लग रही होगी, कोई बात नहीं, आज सह लो कष्ट को, कल आपका जीवन चमक जाएगा। आप लोगों ने साथियों यूपी टॉपर्स का नाम सुना होगा। इसमें साथियों बहुत ही लड़की, बहुत ही देखने में, देखिए सूरत मैटर नहीं करता, सीरत मैटर होना चाहिए। डिग्री आज के समय में जो लोग मैटर्स कर रहे हैं साथियों, जीवन में ज्यादा लंबे नहीं जा पाएंगे। आपके गोल्स होने चाहिए साथियों, डिग्री के साथ साथ जानकारी होना चाहिए। टॉपर्स बन जाए और आपको जानकारी ना हो टॉपर्स की क्या अहमियत रह जाएगी। तो आप जानकारी रखिए मेरे टॉपर्स, आपका नंबर ही है इस बार, क्योंकि ब्रजेश स्टडी अड्डा से ही इस बार टॉपर्स निकलेंगे। बस आप डेडिकेटेड किस्म काम करते रहिए। बाकी टॉपर्स के लिए हम बहुत सारे अनाउंसमेंट कर चुके हैं ऑफलाइन में, जल्दी ऑनलाइन उस अनाउंसमेंट को हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अगली हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए, द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देखिए पानी पीने से क्या फायदा है, जब आप पढ़ते पढ़ते पानी पी लेते हैं तो थोड़ा माइंड ठंडापन महसूस करता है और हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। देखिए साथ में O2 ऑक्सीजन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। क्योंकि आप पानी पियेंगे, H2O उसका सूत्र होता है, उसमें ऑक्सीजन होता ही होता है, तो हमें ऑक्सीजन मिल ही जाता है। इसलिए आपको पानी पीते रहना चाहिए रिचार्ज करने के लिए। तो चलिए मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों ने द्विविस्थापन अपक्रिया डाल दिया होगा और चलिए बहुत ही अच्छा सफर हम लोग लेते चले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम कर देते हैं भाई, बहुत सरल है। तो लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए जिस अपक्रिया में अभिकारकों के बीच, जिस अपक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, फिर से सुनिएगा मेरी बात को, जिस अपक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिस अपक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आइए समझते कैसे कैसे आयनों का आदान प्रदान होगा, कैसे हम समझ लें, कैसे मान ले भैया कि जो आपने लिखवाया है सही है, प्रूव करके दिखाओ। तो आइए रिएक्शन करके प्रूव कर सकता हूँ। देखिए कैसे आयनों का बोला गया है, तो पहले आयन समझ लीजिए कितने होते हैं। जो आयन होते हैं साथियों ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्लस वाले होते हैं, एक माइनस वाले होते हैं। और जो भी आपका कंपाउंड बनता है उसके लिए दोनों जरूरी है, एक प्लस का होना जरूरी है और एक माइनस का होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो कंपाउंड ब्लास्ट कर जाएगा, कंपाउंड बनेगा ही नहीं। समझिए, देखिए उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं AgCl प्लस NaNO3। NaNO3 जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो ध्यान दीजिए, बहुत आसान सा चीज है। हमेशा ये प्लस है साथियों, ये माइनस है,
ये प्लस है और ये माइनस है साथियों। हमेशा प्लस वाले की दोस्ती माइनस से होगी, हमेशा प्लस वाले की दोस्ती माइनस से होगी। तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ ये सोडियम क्लोरीन को पसंद करता है, हर्ट कर दिया इसने। क्लोरीन देखो हार्टिंग चीज है, बहुत हार्टिंग चीज है, बच के रहना है ऐसे लोगों से। क्लोरीन को जैसे देखा सोडियम, मन बहक गया भाई, मन दहला दिया। वो लोग होता नहीं, जैसे हीरोइन वाला उदाहरण मैंने बताया, अपना घर में सब खुशी है, रास्ते में दिख गया कुछ, मामला गड़बड़ हो जाता है वहीं पे। तो ठीक वैसे ही साथियों, जहां पे क्लोरीन देखा, क्लोरीन पता नहीं क्या बात है, क्लोरीन में सब पसंद कर लेते हैं, सोडियम को पसंद आ गया, सोडियम लेके भाग गया, तो बन गया NaCl। क्या बना, NaCl। मेरी बातों को गलत अप्रोच नहीं लीजिएगा, मैं समझाने के लिए थोड़ा एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, बल्कि अगर आपको मेरी बातों से कोई त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा करने की कोशिश कीजिएगा साथियों। तो ये सोडियम Cl को लेकर भाग गया, बन गया NaCl। हमने क्या बताया, किसी भी कंपाउंड को बनने के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस, प्लस माइनस को लेकर भाग गया। अब सिल्वर गुस्सा आ गया, कहा देखो भैया नाइट्रेट, तुम्हार साथी हमारे साथी लेके भाग गया है, तो हमारे संगे चले आओ, जिंदगी संवर जाए। तो जिंदगी संवारने के लिए ये नाइट्रेट Ag के संग भाग गया, तो बन गया AgNO3। क्या बन गया, AgNO3, AgNO3 है क्या। तो ये था सिल्वर क्लोराइड, AgCl का नाम है सिल्वर क्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रेट, और जब इनका अभिक्रिया कराया गया तो बन गया साथियों सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब साथियों नमक। फिर क्या बना, सिल्वर नाइट्रेट बना। क्या बना, सिल्वर नाइट्रेट बना। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे, और मेरी बातों को आप लोग दिल पर मत लीजिएगा, मैं फनी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको रटना ना पड़े। अगर आपको केमिस्ट्री रटना पड़ गया, फिजिक्स रटना पड़ गया, बायोलॉजी रटना पड़ गया, मैथ रटना पड़ गया, तो फिर जिंदगी में कितना रटोगे, कितना रटोगे, रट रट के तो भेजा फट जाएगा, कितना रटोगे, इतनी मोटी मोटी किताब क्या रट पाओगे जी नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रटने से नहीं ज्ञान होगा, समझिए साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आखिर ये साथियों NaCl बना तो क्यों बना, मैंने बता दिया, प्लस की दोस्ती माइनस से, पसंद आया भाग गया, बन गया NaCl। क्या मजा आ रहा है नहीं, कमेंट करके बताओ। क्या केमिस्ट्री कभी सोचा था इतनी आसान वे में पढ़ूंगा, बहुत आसान वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो शुरुआत है, अभी तो पहले चैप्टर की शुरुआत है। अभी देखो साथियों केमिस्ट्री में कितना मजा आने वाला है, किसको किसको लेकर क्या क्या भागने वाले हैं हम लोग, कौन लेकर भागेगा, किसको भगा के लाएंगे, सब मजा आने वाला। केमिस्ट्री को गलत वे में मत लीजिएगा, केमिस्ट्री को कभी भी घर पे प्रैक्टिकल करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो मैं बताऊं वही प्रैक्टिकल कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। क्योंकि केमिकल कंपाउंड इज अ वेरी डेंजरस। फिजिकल जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज हैं, फिजिकल जितने भी फेनोमेनन्स होते हैं, फिजिकल जितने भी साथियों डेरिवेशन होते हैं, फिजिकल जितने भी एक्टिविटी होते हैं घर पे कर सकते हैं, बट केमिकल वाला घर पे मत कीजिएगा, यही आपसे साथियों निवेदन है, वरना आप बहुत सारे नुकसान को झेल सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा साथियों कि द्विविस्थापन क्रिया क्या होता है। अब लिख लो, अगला लिख लो उपचयन, अगला लिख लीजिए उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन। इसको रफ कर देता हूं जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। उपचयन ऑक्सीडेशन, उपचयन ऑक्सीडेशन समझाता हूं, उसके बाद मैं दिखाता हूं, तभी आपको जल्दी समझ में आने वाला है साथी। मैं बात कर रहा हूं उपचयन की, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। याद रखो मेरे साथियों, एक ट्रिक बताता हूं ऑक्सीडेशन के लिए, एक ट्रिक याद कर लो। अगर ये ट्रिक याद कर लिया तो कभी भी जिंदगी में आप उपचयन नहीं भूलोगे। अप वाला तीर है बढ़ेगा, यच वाला तीर है घटेगा। इस तीर को समझिए केवल, ओ का मतलब बढ़ेगा, यच का मतलब घटेगा, मतलब नहीं, तीर का मतलब समझो। ओ पे ऊपर तीर है मतलब ऑक्सीजन बढ़ेगा, यच पे तीर नीचे है तो हाइड्रोजन घटेगा। तो जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ता है या हाइड्रोजन घटता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। तो क्या लिख लिया जाए, तो हेड में लो उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। लिखिए
ऑक्सीडेशन में, देखिए जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जिस रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, इस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहते हैं। कैसे? जिस अपक्रिया में ऑक्सीजन बढ़ेगा अथवा हाइड्रोजन घटेगा उस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहते हैं। समझिए कैसे, देखिए ध्यान से। एक थे भैया कापर ने देखा O2 को, मन ललचाएगा जब उसने देखा O2 को। O2 भी बहुत खतरनाक है, बहुत खिचड़ा इंसान है, बहुत खिचड़ा है। O2 भी पता नहीं किसे दोस्ती कर लेता है। दोस्ती करता है कि पसंद आ जाता है? बताओ भाई, दोस्ती करता है कि पसंद आ जाता है? नहीं, पसंद आ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्ती नहीं करते फिर भी लोग उनको पसंद करके दोस्त बना लेते हैं। वही हाल है O2 के संग। है हाल क्या कि इसको कापर को O2 देखते हुए पसंद आ गया। तो जब, अब समझिएगा केमिस्ट्री के लॉ में, जब साथियों कापर को ऑक्सीजन के संग रिएक्ट किया गया, गर्म किया गया, तो हमें प्राप्त हो गया 2CuO, कापर ऑक्साइड। समझिएगा ध्यान से, हमने परिभाषा क्या लिखा है? उपचयन कब होगा? जब किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा हाइड्रोजन की कमी हो। तो देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो अथवा, दोनों एक साथ नहीं होगा, एक ही होगा। देखिए ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया, तो इसे कहते हैं उपचयन। लिख लीजिए साथियों, इस रिएक्शन को लिख लीजिए, आप सभी लोग लिख लीजिए। 2Cu + O2 गिव्स आउट, हीट का ये सिंबल है, फिर लिखिए 2Cu, इसे बोलते हैं कापर। ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका क्या है? कापर ऑक्साइड है। क्या है? कापर ऑक्साइड है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जुड़वा भाई ये भी उल्टा काम करेगा, अपचयन। क्या है? अपचयन। अगर आपको ज्यादा समझना है या ट्रिक बेस समझना है, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। O के ऊपर तीर, H के लिए नीचे तीर। अगले हेडिंग डालिए उपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन, लिखिएगा अपचयन में। देखिए जिस रासायनिक अपक्रिया में, देखिए जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में, जिस रासायनिक अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो, अथवा हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसे उपचयन अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवाता हूं। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, तो इसे कहते हैं अपचयन अपक्रिया। समझिए कैसे। देखिए साथियों, अब जो कॉपर ऑक्साइड बना है, इस कॉपर ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्शन करवा दें हाइड्रोजन गैस के साथ, क्या करवा दें? हाइड्रोजन गैस गर्म कर दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त हो जाएगा साथियों H2O + Cu। देखियो ऑक्सीजन कितना खचड़ा इंसान है। पहले तो दोस्ती करे कॉपर के साथ, फिर देखिए जैसे हाइड्रोजन का लेके भागता हाइड्रोजन। तो देखिए साथियों, जब भी हम लोग कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन H2 से करवाएंगे, पक्का H2O बनेगा और कॉपर बन जाएगा। यहाँ हमने क्या बताया था आपको?
या तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो किसी एक पदार्थ में। तो देखिए यहाँ पर एक पदार्थ कहाँ पर था, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, और यहाँ एक पदार्थ क्या था, हाइड्रोजन। इसमें क्या हो गया साथियों, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो देखिए हमारा मेन मोटो क्या था, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन नहीं था, इसके पास हाइड्रोजन आ गया। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो या ऑक्सीजन की कमी हो उसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अपचयन अपक्रिया कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़ चुके हैं, टिक लगाओ भाई साहब। संयोजन पढ़ चुके, वियोजन पढ़ चुके, ऊष्माक्षेपी पढ़ चुके, ऊष्माशोषी पढ़ चुके, विस्थापन पढ़ चुके, द्विविस्थापन हो गया, उपचयन अपचयन हो गया। अगले हेडिंग डालिए रेडॉक्स अपक्रिया। इंग्लिश वाले भी लिखेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इन दोनों को